बायोटेक्नोलॉजी। बेटा प्रीवियस चैप्टर डीएनए और क्रोमोसोम में आप लोगों को पता चला कि सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है और न्यूक्लियस में न्यूक्लिक एसिड डीएनए और आरएनएज होते हैं। बेटा आप लोगों को पता चला कि डीएनए बैकग्राउंड ऑफ लाइफ है, ये इंफॉर्मेटिव मॉलिक्यूल है और ब्लूप्रिंट ऑफ लाइफ है। इसमें सारे इंफॉर्मेशन जेनेटिक्स की शक्ल, जीन्स की शक्ल में है। इस वजह से इसे मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स भी कहते हैं। मॉलिक्यूलर लेवल पर जेनेटिक्स, मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स भी कहते हैं। बेटा आपने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा कि डीएनए से कैसे इंफॉर्मेशन की फ्लो होती है और कैसे इसकी ट्रांसक्रिप्शन होती है और फिर उस ट्रांसक्राइब्ड मटेरियल की या मॉलिक्यूल की, जिसे हम आरएनए कहते हैं, फिर कैसे उसकी ट्रांसलेशन होती है प्रोटीन में। और फिर आप लोगों को बेटा साथ साथ पता चला कि कुछ प्रोटीन स्ट्रक्चरल होते हैं और कुछ प्रोटीन फंक्शनल होते हैं। तो स्ट्रक्चरल प्रोटीन का अपना रोल है बॉडी में और फंक्शनल प्रोटीन का अपना रोल है बॉडी में। इस तरह बेटा डीएनए से मॉलिक्यूल्स की फ्लो होती है और डीएनए से मॉलिक्यूल्स की तरसील होती है, इंफॉर्मेशन की तरसील होती है मॉलिक्यूल्स की शक्ल में। और साथ साथ सेल, टिश्यू, ऑर्गन, सिस्टम और बॉडी फंक्शनल होती है। तो बेटा जी आप लोगों को साथ साथ ये भी पता चला कि कभी कभार डीएनए में या आरएनए में चेंजेस आती है जिसे हम म्यूटेशन कहते हैं। तो जिस वक्त ट्रांसक्राइब्ड मॉलिक्यूल आरएनए ये चेंज हो जाता है तो इसकी जो ट्रांसलेटेड फॉर्म होती है प्रोटीन, फिर वो चेंज होता है। और आप लोगों को मैं पहली क्लास से पढ़ा रहा हूँ कि ये प्रोटीन वो यूनिक मॉलिक्यूल है जिसका स्ट्रक्चर इसके फंक्शन के साथ डायरेक्टली रिलेटेड है। अगर स्ट्रक्चर चेंज हो जाए तो फंक्शन भी ऑटोमेटिकली चेंज हो जाता है। और बेटा सेल में, टिश्यू में, ऑर्गन में, सिस्टम में और बॉडी में जब किसी प्रोटीन का इस तरह फंक्शन चेंज हो जाता है तो फिर इससे मोस्टली डिजीजेज बनती है। तो बेटा आप लोग तकरीबन फर्स्ट चैप्टर से रिस्पायरेशन से लेकर डीएनए एंड क्रोमोसोम तक मुख्तलिफ किस्म के ऐसे डिसऑर्डर्स पढ़ चुके जो ह्यूमन पॉपुलेशन में सिंस लॉन्ग है और मुख्तलिफ एस्पेक्ट से और मुख्तलिफ पहलुओं से ये इंसान को डिस्टर्ब कर रहा है और इसके हाथों इंसान डिस्टर्ब है और मुस्तरब है। चूंकि आप लोग फोर्थ चैप्टर में बेटा पढ़ चुके कि ह्यूमन के पास बड़ा अच्छा ऐसा डेवलप्ड सेंट्रल नर्वस सिस्टम है और रिस्पॉन्सिव सेंटर है ब्रेन। तो बेटा इंसान की मुख्तलिफ ख्वाहिशें रही है और साथ साथ उन ख्वाहिशों में इंसान की ये भी ख्वाहिश रही है कि ह्यूमन पॉपुलेशन में जो जेनेटिक डिसऑर्डर्स हैं और जो डिजीज जीन्स हैं, उन जेनेटिक डिसऑर्डर्स की ये दावा करे, इलाज निकाले और उन डिजीज जीन्स को ये इसी तरीके से रिप्लेस कर ले और या रिस्टोर कर ले हेल्दी फॉर्म में, ओरिजिनल फॉर्म में और फंक्शनल फॉर्म में इसको रिस्टोर कर ले, रिकवर कर ले। तो ये इंसान की बड़ी ख्वाहिश रही है। और साथ साथ बेटा चूंकि आप लोगों को मुख्तलिफ चैप्टर में पढ़ा चुका हूँ कि ह्यूमन, ये बेटा किंगडम एनिमेलिया में भी सबसे टॉप पर प्राइम प्राइम पोजीशन पर एक इंतहाई डेवलप्ड एनिमल है। तो बेटा एनिमल्स चूंकि आप लोग पहले पढ़ चुके हैं, मुख्तलिफ चैप्टर में इंट्रोडक्शन में भी पढ़ चुके हैं, डिटेल्स में भी पढ़ चुके हैं कि हम कोई भी खुराक सिंथेसाइज नहीं कर सकते। हम डिपेंडेंट ऑर्गेनिजम्स हैं, हम डिपेंडेंट है दूसरे ऑर्गेनिजम्स पर, प्लांट्स पर भी हम डिपेंडेंट है और एनिमल्स पर भी हम डिपेंडेंट है। तो स्टूडेंट्स इस वजह से हम इन रिसोर्सेज पर, प्लांट्स पर और एनिमल्स पर सिंस लॉन्ग बेटा फीडिंग भी कर रहे हैं और भी मुख्तलिफ पर्पजेस के लिए इस्तेमाल करते हैं। लिहाजा इस वजह से इंसान का ताल्लुक इसके साथ बड़ा गहरा रहा है जब से ह्यूमन एवोल्यूशन हुई है, या दूसरे अल्फाज में जब से अर्थ सरफेस पर जिंदगी की इर्तिका हुई है या जिंदगी की रोनुमाई हुई है या जिंदगी पैदा हुई है, उस वक्त से हम इन चीज़ों के साथ कोऑर्डिनेटेड फॉर्म में हैं। और मुख्तलिफ चैप्टर्स में आप लोगों को ये भी पता चला कि हम इन्वायरमेंट के साथ कोऑर्डिनेशन में क्यों है, क्योंकि हम इन रिसोर्सेज पर डिपेंडेंट है। तो बेटा इस चीज़ को एक्चुअली बायोटेक्नोलॉजी कहते हैं कि हम ऑर्गेनिजम्स को कैसे मैनिपुलेट करते हैं, हम ऑर्गेनिजम्स को कैसे इस्तेमाल करते हैं। तो ये है बेटा बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी अगर आप लोग इस लफ्ज़ पर भी बेटा गौर कर ले तो ये है बायो, लाइफ, टेक्नो, टेक्निक और लॉगी या लॉजी साइंस। ये बेटा वो साइंस है जिसमें हम टेक्निक्स को बायोलॉजी या इंसान या एनिमल्स की वेलफेयर के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो इस साइंस में हम मुख्तलिफ टेक्निक्स को इंसान की वेलफेयर के लिए इस्तेमाल करते हैं। इस वजह से बेटा इंशाल्लाह आगे आप लोग स्लाइड्स में भी देख लेंगे। और बेटा जब से इंसान की इब्तिदा हुई है अर्थ सरफेस पर, जब से इंसान की एवोल्यूशन हुई है, जिंदगी का आगाज हुआ है, तब से बेटा बायोटेक्नोलॉजी है।
तो हम उसको ओल्ड या ट्रेडिशनल बायोटेक्नोलॉजी कहते हैं। और अभी बेटा मिलीनियम में या 19th सेंचुरी के लास्ट डिकेड्स में जिस बायोटेक्नोलॉजी साइंस की इब्तिदा हुई है उसको हम मॉडर्न या लेटेस्ट बायोटेक्नोलॉजी कहते हैं। तो बेटा इस लेक्चर में हम ट्रेडिशनल और मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी की कंपैरेटिव अकाउंट लेते हैं ताकि हमें पता चले कि ट्रेडिशनल और मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी में मेन डिफरेंस क्या है। तो बेटा बायोटेक्नोलॉजी, बायो लाइफ, टेक्नो यूज ऑफ टेक्निक्स, और लॉजी साइंस वो साइंस जिसमें टेक्निक्स को वेलफेयर ऑफ लाइफ के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। तो टेक्निक बेटा हर उस चीज को कहते हैं जिसमें हम किसी भी काम को बड़े अच्छे स्किलफुल वे में परफॉर्म करते हैं, इसको टेक्निक कहते हैं। स्किलफुल वे में स्किल्स के साथ एक चीज को, एक काम को करते हैं, इसे टेक्निक कहते हैं। तो जब भी हम मुख्तलिफ स्किल्स वेलफेयर ऑफ लाइफ के लिए, जिंदगी की फलाह और बहबूद के लिए इस्तेमाल करते हैं, इसे बायोटेक्नोलॉजी कहते हैं। मैं अक्सर क्लास में बेटा इसका एग्जाम्पल देता हूँ कि जब से इंसान ने पहिया व्हील को इन्वेंट किया, फिर उसके बाद बेटा इसने कार्ट, एक गाड़ी बनाई, और फिर इसमें बाकायदा इसके साथ जिंदगी को कोऑर्डिनेट किया, यानी या बैलगाड़ी बनाई या तांगा बनाया, या मतलब किसी भी जानवर को, ऊंट को इस्तेमाल करता था। तो बुल कार्ट जो है बेटा या तांगा, ये ओल्ड बायोटेक्नोलॉजी या ट्रेडिशनल बायोटेक्नोलॉजी की बेस्ट एग्जांपल है। ये भी बायोटेक्नोलॉजी है लेकिन ये ओल्ड या ट्रेडिशनल बायोटेक्नोलॉजी है, ये बेस्ट एग्जांपल है। अब बेटा जिस तरह मैंने कहा कि ये तो लफ्ज की एक्सप्लेनेशन है, टर्म बायोटेक्नोलॉजी की एक्सप्लेनेशन है। बायोटेक्नोलॉजी इज द मैनिपुलेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड ऑर्गेनिक मटेरियल टू सर्व ह्यूमन नीड्स। जिस तरह मैंने स्टार्ट में आप लोगों से कहा कि हम डिपेंडेंट ऑर्गेनिजम्स हैं, हम नेचुरल रिसोर्सेज पर रिलाई करते हैं, हम बेटा नेचुरल रिसोर्सेज पर डिपेंडेंट है, इन्हिसार करते हैं, हम इन पर मुनहसिर हैं। लिहाजा हम इसका बेटा हम इंसान ये मुख्तलिफ औकात में मुख्तलिफ तरीकों से इसको इस्तेमाल करके रहा है। तो बेटा बायोटेक्नोलॉजी की कुछ किताबों ने ये डिफिनेशन भी की है कि इंसान अपने इन्वायरमेंट में किसी भी ऑर्गेनिज्म को मुकम्मल इस्तेमाल करे, मैनिपुलेट कर ले, यानी स्किलफुल वे में इसको का इस्तेमाल करे, या उसके किसी हिस्से का इस्तेमाल करें, या उसके किसी ऑर्गन का इस्तेमाल करें, या उसके प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करें, या उसके बाई प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करें, या उसके सीक्रेशंस को इस्तेमाल करें, या बेटा उसके एक्सक्रीशंस को इस्तेमाल करें, या उसके फीसिस को इस्तेमाल करें। ये पूरी बायोटेक्नोलॉजी है और इंसान पहले दिन से ये करके आया है। प्लांट्स को भी, पूरे प्लांट्स को भी इस्तेमाल करता है, उसके हिस्से को भी इस्तेमाल करता है, उसके प्रोडक्ट्स को भी इस्तेमाल करता है, उसके बाई प्रोडक्ट्स को भी इस्तेमाल करता है, उसके सीक्रेशंस को भी इस्तेमाल करता है, उसके एक्सक्रीशन को भी इस्तेमाल करता है, और साथ साथ उसके एक्सट्रैक्ट्स को भी इस्तेमाल करता है, रॉ फॉर्म में भी इस्तेमाल करता है, और प्रोसेस्ड फॉर्म में भी इस्तेमाल करता है, प्यूरिफाइड फॉर्म में भी इस्तेमाल करता है। पूरे एनिमल को भी इस्तेमाल करते हैं, करके आए हैं। तो उसके पार्ट को भी इस्तेमाल करके आए हैं, उसके प्रोडक्ट्स को भी, उसके बाई प्रोडक्ट्स को भी, उसके सीक्रेशंस को भी, एक्सक्रीशंस को भी, फीसिस को भी, एक्सट्रैक्ट्स को भी इवन इस्तेमाल करके आए हैं। ये है बेटा ओल्ड बायोटेक्नोलॉजी या ट्रेडिशनल बायोटेक्नोलॉजी। और यहाँ तो एग्जाम्पल्स में बहुत लिमिटेड है, मैंने जरा डिटेल में आप लोगों को बताया। लाइक ईस्ट इन ब्रेड मेकिंग इन अल्कोहल प्रोडक्शन। बेटा सबसे पहली बात तो यह है कि जब इंसान ने डफ में ईस्ट को इस्तेमाल किया और ब्रेड को नरम और स्पंज बनाया, ये बेटा बायोटेक्नोलॉजी है। इसी तरह जब इंसान ने मिल्क से योगर्ट बनाना सीखा और फिर चीज बनाना सीखा और उसमें मुख्तलिफ किस्म के फ्लेवर्स डालना सीखा, ये ओल्ड बायोटेक्नोलॉजी है। यूज ऑफ बेनिफिशियल बैक्टीरिया टू किल हार्मफुल ऑर्गेनिजम्स। लाइक हम इंसान बैक्टीरिया को, यानी फिर बाद में तो उनसे पता चला कि इसमें तो कुछ प्रोडक्ट्स हैं एंटीबायोटिक्स या एंटीबॉडीज, पेनिसिलिन, तो इसका इस्तेमाल इंसान करके आया और सीख चुका, ये ओल्ड बायोटेक्नोलॉजी है। इसी तरह ब्रीडिंग ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, इंसान ने मुख्तलिफ औकात में प्लांट्स को भी इंटरब्रीड किया है और इंट्रा ब्रीडिंग भी की है, एनिमल्स की इंटर ब्रीडिंग और इंट्रा ब्रीडिंग भी की है। तो इस तरह इंसान ने मुख्तलिफ तरीकों से प्लांट्स की स्पीशीज को भी इम्प्रूव किया, एनिमल्स के स्पीशीज को भी इम्प्रूव किया, और वक्त के साथ साथ इंसान ने सीख लिया आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। सिंस लॉन्ग ये टेक्निक बेटा इंसान यूज करके आया है कि किसी भी एनिमल के सीमन्स को एक्सट्रैक्ट करते हैं, फिर उनको स्टोर करते हैं
और फिर उसी स्पीशी के लिए बाकायदा आर्टिफिशियली इंजेक्शन की शक्ल में इस्तेमाल करते हैं फर्टिलाइजेशन के लिए। इसको आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन कहते हैं। तो ये है बेटा ओल्ड बायोटेक्नोलॉजी। इसमें इंसान ने के साथ साथ मुख्तलिफ वेजिटेबल्स को स्टोर करना सीखा, मुख्तलिफ फ्रूट्स के एक्सट्रैक्ट्स को रॉ फॉर्म में यूज करना सीख लिया, फिर उसको फर्मेंट करना सीख लिया। ये पूरी बेटा ओल्ड बायोटेक्नोलॉजी है। अब बायोटेक्नोलॉजी का इंसान की जिंदगी पर क्या इम्पैक्ट है और क्या असर है? बेटा जाहिर है हमारी पूरी जिंदगी बायोटेक्नोलॉजी है, क्योंकि हम डिपेंडेंट ऑर्गेनिजम्स हैं। हम मुख्तलिफ ऑर्गेनिजम्स का मुख्तलिफ तरीकों से अपनी जिंदगी की बका के लिए और फलाह व बहबूद के लिए इस्तेमाल करके आए हैं, और इसके लिए मुख्तलिफ किस्म के टेक्निक्स इस्तेमाल करके आए हैं। तो बेटा ये है बायोटेक्नोलॉजी। जहाँ तक बेटा मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी की बात हो रही है और जहाँ तक मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी का ताल्लुक है, ये भी इंशाल्लाह आगे बताता हूँ कि ये भी बहुत ब्रॉड एरिया है और इंसान की ज़िंदगी को ड्रामेटिकली चेंज किया। मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी में बेटा जीन्स लेवल पर मैनिपुलेशन होती है। इंसान जीन्स को मैनिपुलेट करता है अपने ज़रूरत के मुताबिक, और साथ साथ अपने ख्वाहिशात के मुताबिक जीन्स को इस्तेमाल करता है। यानी अब बेटा बायोलॉजी में एक ऐसा वक्त आया कि पहले बायोलॉजिस्ट्स ये सेल के साथ खेलते थे, सेल्स को मैनिपुलेट करते थे। अभी बेटा सेल के अंदर, न्यूक्लियस के अंदर, डीएनए के अंदर, आप लोगों को तो माशाल्लाह डीएनए एंड क्रोमोसोम चैप्टर में पता चला कि जीन इज अ सेगमेंट ऑफ डीएनए और पार्ट ऑफ डीएनए। तो डीएनए के अंदर किसी जीन को बेटा अपनी मर्जी के लिए इस्तेमाल करता है, या उसको काटता है, या उसको इंसर्ट करता है, पेस्ट करता है। यानी जीन्स लेवल पर जो बायोटेक्नोलॉजी है, ये मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी है। तो बेटा बायोटेक्नोलॉजी ओल्ड हो या मॉडर्न हो, ट्रेडिशनल हो या लेटेस्ट हो, इसका इंसानी जिंदगी पर बड़ा असर है, क्योंकि ये इंसानी जिंदगी के फलाह के लिए काम करता है। और बेटा ये बात रोज़े रोशन की तरह यहाँ है और बहुत क्लियर है कि हर एक चीज़ के नेगेटिव और पॉजिटिव पहलू भी होते हैं, एस्पेक्ट्स भी होते हैं। तो फिलहाल इम्पैक्ट तो ऐसा है ज़िंदगी पर कि ये बेटा साथ साथ जेनेटिक जो मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी है, उसमें ये कोशिश की गई कि जीन्स लेवल पर ऑर्गेनिजम्स को मॉडिफाई किया गया, जिसे जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स कहते हैं। तो इसके साथ जहाँ प्रोडक्शन में इजाफा हुआ, वहाँ साथ साथ डिमांड ऑफ द मार्केट और डिमांड ऑफ द डे फुलफिल करने में भी मदद मिली। यानी इंसान की ज़रूरियात को ज़रूरियात पूरे करने में भी बायोटेक्नोलॉजी जो है हेल्पिंग हैंड्स है। इस वजह से हम पूरी दुनिया में, और ख़ासकर बेटा वेस्टर्न कंट्रीज़ में जो कि इंतहाई मॉडर्न है और डेवलप्ड है, और उन्होंने इन टेक्नोलॉजीज़ का बाकायदा फ़ायदा उठाया और उठा रहे हैं, तो वहाँ बेटा बायोटेक्नोलॉजी प्रोडक्ट्स जो है या जेनेटिकली मॉडिफाइड प्रोडक्ट्स कसीर तादाद में इस्तेमाल हो रहे हैं। तो ये भी बेटा ज़िंदगी की प्रमोशन में मददगार है। तो बायोटेक्नोलॉजी ओल्ड हो या मॉडर्न हो, इसका ताल्लुक बेटा ऐसा है ज़िंदगी के साथ जैसा हमारी बॉडी के साथ रूह का ताल्लुक है। बेटा बायोटेक्नोलॉजी बार बार कह रहा हूँ कि ये वो जब से ज़िंदगी है तब से बायोटेक्नोलॉजी है। तो इस फील्ड में कुछ पायनियर्स को डिस्कस करते हैं, उसका रोल डिस्कस करते हैं। क्योंकि मैं, अगर आप लोगों को याद हो, मैं हर क्लास में हर टॉपिक में 3 बातों पर बेटा डिस्कशन करता हूँ कि उस टॉपिक की हिस्ट्री क्या है, माज़ी क्या है, और हाल में कैसा है, और मुस्तकबिल में इसका रोल क्या होगा, और साथ-साथ इसकी हालत क्या होगी, कंडीशन क्या होगी। तो बेटा इस जीवन में हम ज़रा बायोटेक्नोलॉजी की पायनियर्स को डिस्कस करते हैं, ताकि आपके ज़हन में ये बात बैठ जाए कि मुख्तलिफ अदवार में मुख्तलिफ लोगों ने, मुख्तलिफ साइंटिस्ट्स ने, एक्सपर्ट्स ने इस फील्ड में काम किया है। ये बेटा ये बातें तकरीबन मैं डीएनए एंड क्रोमोसोम चैप्टर में मुख्तलिफ एंगल से डिस्कस कर चुका हूँ, लेकिन यहाँ सिर्फ समराइज करता हूँ। लिवन हॉक ने बेटा बैक्टीरिया को डिस्कवर किया। ग्रीगर मेंडल ने बाकायदा अपने चैप्टर में पढ़ा कि उसने पी प्लांट पर काम किया। इसी तरह लुइस पास्चर ने, जो बेटा मशहूर नोशन और थियरी थी स्पॉन्टेनियस जनरेशन, उसको बेटा डिस्प्रूव किया एक्सपेरिमेंटली। साथ साथ बेटा 1885 में उसने रेबीज वैक्सीन प्रोड्यूस किया और क्रिएट किया। बेटा इसके साथ साथ 1919 में एक हंगेरियन इंजीनियर ने द वर्ड बायोटेक्नोलॉजी को कॉइन किया, यूज किया फर्स्ट टाइम। बेटा इसी तरह वाटसन और क्रिक ने 53 में डीएनए डबल हेलिकल स्ट्रक्चर को पब्लिश किया और दुनिया को बताया कि डीएनए डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है, 3 to 5 और 5 to 3, ये 2 स्ट्रैंड्स होते हैं, हेलिक्स होते हैं। इसी तरह बेटा
दुनिया में फर्स्ट टाइम पाल बर्ग ने, जो स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी का साइंटिस्ट था, उसने रिकॉम्बिनेंट डीएनए को डेवलप किया या इंट्रोड्यूस किया। और ये बेटा माइलस्टोन की हैसियत रखता है बायोटेक्नोलॉजी फील्ड में, पाल बर्ग का जो काम है। तो बेटा ये बायोटेक्नोलॉजी की फील्ड में पायनियर्स के डिटेल्स हैं आपके लेवल के मुताबिक। जिस तरह मैं बेटा बार बार कह रहा हूँ कि हर फील्ड के जब आप पास्ट को देख लें तो फिर आप साथ कंपेयर कर सकते हैं कि पास्ट में ऐसा था और आज ऐसा है। किसी भी फील्ड के डेवलपमेंट्स और साथ साथ प्रोग्रेस का पता चलता है। तो बेटा जिस तरह मैंने स्टार्ट इस सेंटेंस से लिया कि जब से जिंदगी है तब से बायोटेक्नोलॉजी है, तो इस स्लाइड में भी आप लोग देख सकते हैं कि बायोटेक्नोलॉजी बिगेन एज अर्ली एज द एंशिएंट सिविलाइजेशंस। क्योंकि ये एक्चुअली फलाह व बहबूद, जिंदगी की फलाह व बहबूद है। और जिंदगी बेटा इन चीज़ों के अलावा जिंदगी नहीं है। क्योंकि माशाल्लाह आप लोग फर्स्ट ईयर में 4th चैप्टर में भी पढ़ चुके हैं और मैं बेटा आप लोगों को 3rd चैप्टर में भी पढ़ा चुका हूँ कि हमारे मस्कुलर एक्टिविटीज के लिए एटीपीज की जरूरत है। और फर्स्ट ईयर 4th चैप्टर में आपने पढ़ा है कि एटीपीज के लिए बाकायदा बायोकेमिकल पाथवेज की जरूरत है। तो बेटा बायोकेमिकल पाथवेज एंजाइम्स के जरिए होते हैं। एंजाइम्स प्रोटीन है और प्रोटीन अमीनो एसिड से बनते हैं। और इन प्रोटीन की सिंथेसिस में प्रीवियस चैप्टर में आपको पता चला कि इसके लिए आरएनए की जरूरत होती है और आरएनए डीएनए से डिराइव होता है या ट्रांसक्राइब होता है। तो इस तरह आप लोगों को पता चल जाता है कि हमारी जिंदगी में डीएनए का क्या रोल है और साथ साथ हमारी जिंदगी में एनर्जी का क्या रोल है। तो एनर्जी तो जिंदगी में, जिंदगी एनर्जी के बगैर तो नहीं है। आप लोग अपने सितंबर में पहली क्लास को अगर आप लोग रिकॉल करें तो भी यही बात कर चुका हूँ कि जिंदगी में दो चीजें हैं, एक है टाइम और एक है एनर्जी। तो एनर्जी के लिए तो बेटा हमें खुराक की जरूरत होगी। तो इस तरह हम डिपेंडेंट हैं ऑर्गेनिजम्स पर। तो इस वजह से जब से जिंदगी है तब से बायोटेक्नोलॉजी है। बेटा इस स्लाइड में बताया गया है कि इस हिस्ट्री में हम ट्रेस कर चुके हैं आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस से कि जब से जिंदगी है तब से बायोटेक्नोलॉजी है। और इसका ताल्लुक बेटा इस तरह है, एविडेंसेस ने बताया है कि इंसान खुराक के लिए मुख्तलिफ चीज़ों पर डिपेंडेंट है। तो बेटा इंसान इस जीवन में शिकार भी कर चुका है, इसके साथ साथ स्केप भी सीख चुका है और साथ साथ अपने लिए शेल्टर और टेरिटरी भी डिफाइन भी कर चुका है और डेवलप भी कर चुका है। अगर आप लोग बिहेवियर चैप्टर को रिकॉल करें तो ये बात मैं वहाँ आप लोगों को पढ़ा चुका हूँ कि हम न्यूट्रिटिव बिहेवियर भी शो करते हैं, टेरिटोरियल बिहेवियर भी शो करते हैं और साथ साथ रिप्रोडक्टिव बिहेवियर भी शो करते हैं। तो इंसान को मेड की भी ज़रूरत है, इंसान को शेल्टर की भी ज़रूरत है और इंसान को खुराक की भी ज़रूरत है। रोटी कपड़ा मकान पर मैं बार बार बात कर चुका हूँ। ये वही बात है बेटा। तो इस वजह से आर्कियोलॉजिकल और प्रीमिटिव एविडेंसेस बताती है कि इंसान इन चीज़ों से फ़ायदा उठा चुका है मुख्तलिफ अदवार में, मुख्तलिफ स्किल्स के ज़रिए। और इसके साथ साथ बेटा जब इंसान को ये पता चला, मामूली सा इंसान सिविलाइज हुआ, तो फिर इंसान ने दूर दराज से अपने इन्वायरमेंट में वो प्लांट्स जो इसके ज़्यादा इसकी ज़िंदगी के लिए ज़रूरी थे, वो इसने इंतहाई अच्छे अंदाज में पहले स्टडी की और